नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन के अलग अलग भावों में, यानी 12 भावों में अगर सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने मिथुन लग्न तक सूर्य के अलग अलग भावों में इसके बारे में चर्चा कर ली है और आई थिंक काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सूर्य ग्रह का नेचर कैसा है। और ये बात याद रखिएगा, आप किसी एक लग्न में अगर सूर्य के प्रभाव को जानते हैं, दूसरे लग्न में उसका एकदम ही अलग रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि राशि बदल जाती है। और राशि में भी एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए कर्क लग्न में ये पड़ जाते हैं 7वां भाव, और ये क्या है 10 नंबर, और 10 नंबर यानी कौन सी राशि पड़ती है? मकर। तो मकर राशि की जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट आ रही है, ये 7वां भाव, उसमें अब अलग प्रकार का हमें इसका जो फल मिलेगा, और यही मकर कहीं यहां आ जाए अलग फल मिलेगा। तो जब तक आप ये चीजें नहीं समझ लेंगे तब तक आपकी जो भी आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो सटीक नहीं होंगी। तो मैं चाहूंगा आप इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से एनालाइज करें, अच्छे से जानें, तब आप चीजों के जो सही जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं उस तक आप पहुंच पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। यस, तो इसमें कर्क लग्न की पर्सनालिटी आप लोगों को पता है। कर्क लग्न यानी 4 नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए, और कर्क लग्न की जो पर्सनालिटी होती है वो इर्द गिर्द घूमती है चंद्रमा के। चंद्रमा इनके मन के स्वामी, हालांकि सभी के मन के स्वामी कहे जाते हैं, लेकिन इनके लग्न के स्वामी भी कहे जाते हैं। क्लियर हो गया? और लग्न के स्वामी यहाँ है चंद्रमा, और चंद्रमा कहीं भी अलग अलग जगह बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, वो चीज जो देगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है, हमने शुरुआत की है सूर्य से, और हम सूर्य के बाद अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों को लाएंगे। जैसे सूर्य को के बाद हम चंद्रमा को लाएंगे, उसके बाद मंगल को लाएंगे, उसके बाद हम बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से लाएंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम पूरी रिसर्च कर डालें सूर्य ग्रह को लेकर सभी लग्नों के अलग अलग भावों में। याद रखिए, आप कई बार देखते हैं, आप किसी पर्टिकुलर बुक में ऐसा लिखा होता है कि सूर्य का कर्क राशि में प्रभाव। याद रखिए, वो कर्क राशि दूसरे घर में, चौथे घर में, तीसरे घर में, पहले घर में कहीं भी हो सकती है, तो उसका रिजल्ट भी अलग टाइप का आएगा। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हमें सही समझना है कि जहां वो बैठ जाएंगे, जो भाव में बैठेंगे, उस भाव की भी एक प्री इमेज उनके साथ रहती है, और काल पुरुष की कुंडली का प्रभाव जरूर रहता है। यानी जो मेष लग्न में, जैसे मान लीजिए यहां पर 10वां भाव आ रहा है, 4था भाव, तो उस इंपैक्ट को भी आपको रिकंसिडर करना होगा ताकि आपकी भविष्यवाणियां सही जाएं। तो यहां पर पहला भाव है, पहले भाव में कर्क आ रहे हैं और कर्क में सूर्य बैठे हैं। याद रखिएगा, कर्क का स्वभाव कैसा होता है, अब एक बड़े कूल माइंडेड नेचर के होते हैं। चंद्रमा जल तत्व राशि मानी जाती है, कर्क राशि, चंद्रमा इनके स्वामी है, और अगर चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस्ड है तो ये लोग वाकई बड़े मिलनसार होंगे, और आपकी जीवन में ऐसे लोगों से शुभता आती है। ये वर्ड बड़ा महंगा होता है आज के समय पर। शुभ व्यक्ति, शांत व्यक्ति, ठंडा व्यक्ति, ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि विचारों में ठंडा है वो। तो अगर कर्क लग्न वालों के साथ आप लोग थोड़ी देर समय बिताते हैं तो आप उनके साथ बातचीत करके अपने आप को बड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। और उसमें अब यहाँ सूर्य आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए, चंद्रमा का मेन है जल तत्व, सूर्य है अग्नि तत्व, तो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल से किस प्रकार से लेते हैं, देखिए, अगर यहां पर हम कह देते हैं कि भाई सारे सौम्य ग्रह आ जाए, सारे ठंडे ग्रह आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देगा तो उसमें एग्रेशन नहीं आएगा। लेकिन अब इसका फायदा अगर हम देखें तो क्या होता है, वो बेशक से जल तत्व प्रधान है राशि, कर्क राशि, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट्स का मतलब ये है कि जो वो कोई ऐसी प्यार से बात भी कहेगा तो उसमें भी एक प्रकार का फायर एलिमेंट झलकेगा, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कमांड नेचर झलकेगा, क्योंकि सूर्य राजा है और पहले भाव के कारक भी माने जाते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले भाव के क्योंकि कारक भी सूर्य माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, और यहां से ये नजर गड़ाए बैठे हैं 7वें भाव में। 7वां भाव किसका कारक है? आपके पार्टनरशिप का कारक है, आपके पार्टनर माने आपके जो विवाह के पार्टनर, उनका कारक है। तो याद रखिए, जब साधारण मैं कहता हूं पार्टनर तो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन मैं जब वैवाहिक संबंधों की बात करता हूं, कई दफा ये चीज वैवाहिक संबंधों में खटास डाल देता है। ठीक है, आपकी जो फॉर्मल पार्टनरशिप है उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम सूर्य की दृष्टि यहां पाते हैं, क्योंकि ये एक शत्रु का भाव इनके लिए माना जा सकता है। शत्रु कौन? मकर के स्वामी कौन है?
शनि, और शनि यहां पर जब दृष्टि डालते हैं, हाँ, या तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, नहीं तो सूर्य की दृष्टि से चीजों में थोड़ा सा फायर चीजें आती हैं, और वो स्वयं जो जहां दृष्टिपात कर रहे हैं वो अपने आप को इनके शत्रु मानते हैं। तो कई सम टाइम ये बीच बीच में संबंधों में खटास का कारण भी बन जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, सूर्य लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को एकदम उभार देंगे। क्लियर हो गया? यानी कर्क का व्यक्ति भी कहीं बैठेगा तो प्रथम दृष्टा आपको लगेगा यार ये तो मुझे कर्क राशि का नहीं लगता है, ये तो थोड़ा सा एग्रेसिव सा जान पड़ता है। लेकिन जब आप बात करते हैं बातों में, देखो पोलाइट, मेन स्वभाव तो आपका कर्क का ही रहेगा, लेकिन उन सॉफ्ट बातों में भी हार्डनेस या हार्शनेस आ सकती है सूर्य के कारण, और वो हार्शनेस अच्छी है। क्लियर हो गया? क्योंकि एकदम ही पोलाइट होने से भी कई बार चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले भाव में सूर्य कुल मिला के देखिए तो 89 या 90% के ऊपर जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा ये तब अच्छा हो जाता है जब हम किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ और देख लेते हैं, जैसे शुक्र का प्रभाव पड़ जाए यहाँ पर, या हम बृहस्पति का प्रभाव देख लें यहाँ पर, बुध का प्रभाव देख लें, तो वो चीज़ें फिर बैलेंस हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था सूर्य का पहले भाव में। याद है ना, सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और सूर्य हमारे जो हड्डियों के कारक भी हैं। तो उन चीज़ों में भी व्यक्ति सधा हुआ रहता है, मजबूत ढांचा होता है शरीर का। क्लियर? और अब हम सूर्य को लेकर चलते हैं कर्क लग्न के दूसरे भाव में। अगर दूसरे भाव में यहाँ सूर्य आ जाते हैं तो क्या प्रभाव लेकर आएंगे कर्क लग्न के दूसरे भाव में? तो अब दूसरे भाव में सूर्य आ जाते हैं तो देखिए, दूसरे भाव में अगर सूर्य आ रहे हैं तो दूसरा भाव इनका स्वयं का आ रहा है। याद रखिए, दूसरा भाव किसका भाव होता है? धन भाव, कुटुंब भाव, आपकी वाणी की जो शुचिता है। क्लियर हो गया? शुचिता यानी सत्यता भी कह सकते हैं आप, और एक प्रकार का तेज कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया? और आपकी सिद्धि कह सकते हैं, वाणी की सिद्धि। क्लियर? मैं कई बार बता चुका हूं, कई किताबों में लिखा है दूसरा वाणी है, कई लिखा है तीसरा वाणी है। तीसरा भाव वाणी का है, लेकिन वो सांसारिक दृष्टि से ज्यादा फॉर्मल वाणी कही जाती है। क्लियर हो गया? बैंक मैनेजर टाइप वाणी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये सिद्ध पुरुष है, जो कहते हैं वो पूरा होता है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो ये वाली सिद्धि जो है वो गले की दूसरे भाव में आती है। अब ये स्वग्रही है, ये तो हमेशा प्लस रहेगा ही अपने घर के लिए। तो देखो, आपको पिता से लाभ होगा। क्लियर हो गया? पिता से आपको फिक्स एसेट्स मिलेंगे, धन भाव आपका मजबूत करेंगे वो, और ये आपके कुटुंब का भाव है। तो जो भी कुटुंब में आपके पक्ष के लोग होंगे उनमें एक रॉयल राजसीपन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से और नहीं लाना है, वो स्वयं उसके कारक बैठे हुआ है वहां पर। क्लियर हो गया? और इसमें सूर्य दृष्टिपात कर रहे हैं यहां से सातवें में। याद रखिए, कोई भी ग्रह सातवें में तो देखता ही देखता है। सातवां ग्रह एक प्रकार की उसकी खुद की क्या डिजायर है। क्लियर हो गया? तो यहां बैठकर ये पर्टिकुलर हाउस इस चीज के लिए, माने धन भाव सूर्य बढ़ा रहे हैं, और सूर्य इस चीज की जो फ्रूटनेस है उसको कहां ले जाना चाहते हैं, उसके डिजायर क्या है, उसकी मन इच्छा क्या है, ये बढ़ा दिया उसने, और उसके बाद इस चीज से यहां उसको उसका बेनिफिट देना चाहते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, सातवीं राशि का मतलब होता है कि हम जब किसी ग्रह की सातवीं राशि की बात करते हैं, माने वहां का जो फ्रूटफुलनेस है उसको सातवें घर पर भेजने की मनो इच्छा। क्लियर हो गया? तो आपका जो पैतृक धन संपत्ति है, इस चीज को आप यहां पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। आइदर कोई ऐसा कह सकते हैं कोई ऐसा दान जो किसी धर्म की रिसर्च में खर्च हो जाए। क्लियर? बिकॉज ये आपकी हिडन सीक्रेट्स के लिए कह लीजिए आप इसको, और बाधाओं को दूर करने के लिए कह लीजिए आप। इस प्रकार की चीज़ों में आपके डोनेशंस जरूर रहेंगे, और ये आपके ससुराल पक्ष को भी बताता है। तो आप कोई ना कोई, क्योंकि सूर्य किस चीज़ का कारक भी है? आत्मा का कारक भी है, तो उससे आपका अकल्ट नॉलेज वाला पार्ट जो है वो ठीक हो रहा है। और कुंभ राशि और मकर राशि में बहुत बड़ा फर्क है। चाहे कुंभ राशि के स्वामी भी स्वयं शनि है, जो इनके शत्रु हैं, लेकिन कुंभ राशि ने अपने स्वभाव, याद रखिएगा, आपको राशि का भी एक नेचर पता होना चाहिए। खाली ग्रह का नेचर पढ़ेंगे, राशि का नेचर नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। तो यहां पर राशि का भी नेचर आपको पता होना चाहिए, कि कुंभ बहुत ही ज्यादा अर्जिस्ट करने वाले हैं, और कुंभ जो है वो हर चीज से लाभ निकालना जानते हैं। क्लियर हो गया? काल पुरुष की कुंडली में आपको पता है कुंभ जो है 11वां भाव है। 11वां यानी लाभ,
क्लियर। तो वो भी एक प्रीमेज आपको साथ लेकर चलनी है कि यार प्राय हम देखते हैं 11वें भाव में कोई ग्रह खराब क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11वीं जो राशि आती है कुंभ राशि, वो यहाँ 11वें भाव में पड़ती है। तो यहां पर इनकी दृष्टि का कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है। क्लियर हो गया। तो बात याद रखनी है आपको, आप उस तरफ डोनेशन के लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। और जो भी डोनेशन होंगी उनमें एक ठाट बाट झलकेगा, यानी उसका बखान जरूर होगा संसार में। क्लियर हो गया। और आपको पैतृक संपदा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये जब कभी भी देखेंगे किसी भी लग्न में, तो ये जरूर देखना है कि इस घर, जैसे मान लीजिए हमने पहले देखा था सूर्य पहले घर में बैठे थे, तो पहले घर में सूर्य बैठे हैं, लेकिन सूर्य का अपना खुद का घर कहां है वो जरूर देखना है। तब आप उस घर से संबंधित चीजों को भी बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं तीसरे घर में। तो अगर कर्क लग्न की कुंडली है और आप देखते हैं कि कर्क लग्न में सूर्य जो है तीसरे भाव में आ जाते हैं, तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। तो सूर्य आ गए अभी यहां पर तीसरे भाव में। याद रखिएगा तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का। क्लियर हो गया। पराक्रम को आप ये नहीं कह सकते हैं, और कई लोग कहते थे पराक्रम का मतलब कि आपके दुश्मनों पर विजय। जहां ये दुश्मनों पर विजय वाली बात आएगी, दैट इज रिलेटेड टू योर 6th हाउस, छठे भाव से देखा जाता है। लेकिन खाली पराक्रम की बात हो कि आपकी बोल्डनेस की बात हो, ये हम देखते हैं तीसरे घर से। क्लियर हो गया। आपके वाणी का जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों का आपके साथ कैसा संबंध रहेगा वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। अब अगर यहां गिने तो कर्क 1 2 3, यहां पर आती है 6, यानी छठी राशि कौन सी, कन्या राशि आती है तीसरे भाव में। तो कन्या राशि जो है दोस्तों, कन्या राशि का जो मूल स्वभाव है वो पता है आपको, वो बड़े ज्यादा बुद्धिमान कहे जाते हैं। मिथुन राशि भी बुध की है, कन्या राशि भी बुध की है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। मिथुन राशि थोड़े राजकुमार का जो कह सकते हैं वो वाली इमेज, प्यार करने वाली इमेज दर्शाती है, यानी जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं मानते हैं मिथुन राशि को, लेकिन कन्या राशि उसके मुकाबले बुद्धिमान ज्यादा कही जा सकती है। क्लियर। अच्छे ढंग से कन्या ही समझना आप इसको, कोई महिला नहीं समझना है इसको आप। कन्या जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, क्लियर, नियमों में बंधी हुई, समझदार, और बुध सूर्य के मित्र भी हैं। क्लियर। तो इस कारण से ये अच्छा होगा। अगर यहाँ बुध स्वयं हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। फिर इसका मतलब ये होगा कि आपके जो भाई बंधु हैं उनमें आपका राजाओं की तरह सम्मान है। क्लियर हो गया। और यहां पर भी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं बन रही, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। स्टिल चाहे बुध यहाँ नहीं भी बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो मित्र आपके जो भाई बहनों हैं, आपके सहोदर हैं, उनके बीच में आपका सम्मान एक कह सकते हैं हायर अथॉरिटी की तरह वो आपका सम्मान करते हैं। क्लियर हो गया। कि भाई कोई ऐसे बड़े सीनियर पद पर आप हैं, उस प्रकार के आपका सम्मान होता है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके जो सहोदर भाई बहन है उनमें कोई ऐसा प्रतापी व्यक्ति है जो आपके गवर्नमेंट के इश्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। बिकॉज सूर्य गवर्नमेंट अथॉरिटी भी बताता है, और 1 2 3 तीसरे भाव में वो अथॉरिटी बैठी हुई है, तो मतलब आपके भाई बहनों के जरिए आपके अथॉरिटी वाले काम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये पिता के कारक भी हैं, तो ये भी कह सकते हैं आपके भाई बहनों के अलावा पिता का संबंध भी वहां पर झलकता है। और सूर्य यहां से देख रहे हैं आपके पिता के ही भाव को, तो आपको ये बात भी काफी हद तक क्लियर हो गई। ये भी दर्शाता है कि आप पिता के साथ कोई धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। जब पर्टिकुलर कोई इस प्रकार की दशा चलेगी इस ग्रह की, सूर्य की, तो वो आपको कोई धार्मिक यात्राएं, भाग्य बढ़ाने वाली यात्राएं जरूर कराएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम चीजों को रिलेट करेंगे। अब यहां पर जो एक दूसरी चीज निकलती है कि अपना घर ये पड़ता है अपने से 12वें, अपना घर अपने से, यानी 5वां भाव इनका खुद का भाव है। यहां से गिनेंगे तो 12 नंबर पर पड़ता है। 12 नंबर क्या बताता है? 12 नंबर बताता है एक प्रकार से मोक्ष को बताता है, ये व्यय को बताता है। तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि आप, क्लियर हो गया, नॉट 12, अपने से दूसरे, सॉरी 1 2, नॉट 12, मैं प्लीज इस चीज को थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए। अपने से जैसे सूर्य का ये घर है, तो ये यहां से दूसरे घर में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। अब
जैसे मान लीजिए सूर्य जब यहां बैठे थे पहले घर में, तब अपने से 12 थे। क्लियर होगा इस चीज को? प्लीज बड़े अच्छे ढंग से एनालाइज कीजिएगा, इनको कनेक्ट करना आना चाहिए आप लोगों को। यार अपने से कहां बैठा है? देखिए अपने से जिस भाव में बैठा होगा तो उससे संबंधित चीजों को करने का प्रयास करता है। जिस भाव में बैठता है अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो उस भाव से संबंधित अच्छी चीजों को वो निखारते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए सूर्य जब यहां बैठे हुए थे तो अपने से 12वें थे, लेकिन क्योंकि अपने मित्र के भाव में है तो अपने से 12वें में जो अच्छी चीजें झलकती हैं वो चीज को वो बढ़ाएंगे। तो अपने से 12वें में जैसे मृत्यु ना होकर मोक्ष। क्लियर? अपने से 12वें घर से दूर होकर भी सुखी रहने की भावना, क्योंकि 12वां भाव क्या बताता है? फॉरेन लैंड। लेकिन अगर फॉरेन लैंड में वो मित्र के भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो चाहे दूर रहे लेकिन वो सुखी रहेगा। क्लियर होगा? तो इस प्रकार की चीजों को हम समझेंगे कि जैसे अपने से 8वें आ जाता है कोई ग्रह, अपने से 8वें बैठा हुआ है, लेकिन जहां वो बैठे हैं वो स्वग्रही है, वो उच्च का है, वो मित्र के घर में है, तो उससे क्या बात पसंद में आती है यार? उस जैसे 8th हाउस क्या बताता है हमें? 8th हाउस हमें अपने जीवन की ज्यादा होगा कम होगा ये बताएगा। अब कहीं पर्टिकुलर चीज 8 नंबर पर आ रही है तो आप ये नहीं समझना 8 नंबर अशुभ होगा। अब वो अच्छे हैं, स्वग्रही हैं, तो यानी वही घर या वो व्यक्ति जिसके लिए वो आ रहा है आपके लॉन्ग लाइफ का कारण बन जाएगा, आपके लंबी आयु का कारण बन जाएगा। क्लियर हो गया? या जैसे कहते हैं 8th हाउस इज रिलेटेड टू योर हिडन सीक्रेट, जो आप दुनिया से नहीं बताते। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए वो आ रहा है 8th, तो मतलब आप अपनी वो चीजें उनके साथ शेयर करना पसंद करेंगे, इतने ज्यादा आप उससे घुल मिल जाएंगे कि आप अपने जीवन की वो हिडन बातें बताएंगे। तो आपके जीवन की जो कह सकते हैं जो अपने आप में गुमसुम रहने की टेंडेंसी वो शांत हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी चीजों को शेयर किया है। आपके जीवन में कोई इतना विश्वास पात्र व्यक्ति भी आया है, तो वो इसीलिए आप ये जरूर देखें कि कोई ग्रह अपने से कहां है। अपने से 3 है, अपने से 4, अपने से 5, अपने से 6। प्रथम दृष्टा जैसे 6, 8, 12 को खराब माना जाता है प्रथम दृष्टा, लेकिन अगर 6 नंबर पर वो बहुत ही अच्छे मित्र के साथ है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो वो उस ग्रह से संबंधित शुभ विषयों को निखार देता है। क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान रखना। 1, 2, 3 तो यहां पर तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा और छोटी मोटी यात्राएं तो करेंगे ही ये। और जब सूर्य की दशा चलेगी उस समय ये धार्मिक यात्राओं में पिता के साथ लेकर जा सकते हैं। तो माने आपके पिता भी इस मामले में बड़े प्रसन्न रहेंगे आपसे। जब कभी भी आप लोग मिलेंगे इकट्ठे, तो माने आपके भाई बंधु और आप मिलेंगे, तो उसमें पिता का सहयोग जरूर अपेक्षित होगा या पिता वहां जरूर उपस्थित रहेंगे। तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि आपके फैमिली का जो हार्मनी लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम बात कर लेते हैं अगर सूर्य, हाँ यहां से दूसरे हैं तो ये धन भाव को भी मजबूत कर रहे हैं, यानी आपके धन को बढ़ाने में आपके सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, आपके भाई बहनों का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? और अब इसी मान ले, जैसे मान लेते हैं, कह देते कि यार अपने से दूसरे में बैठे हुए हैं, तो 2 नंबर क्या बताता है? धन, कुटुंब। लेकिन 2 नंबर में जो बैठा है वो किसी दुश्मन के घर बैठा है, तो क्या हो जाएगा फिर? दुश्मन के घर बैठा है और बड़ा एक्सट्रीमिस्ट, तो क्या होगा? उस घर से संबंधित धन भाव की हानि कर देगा फिर वो। आगे बात समझ में आपको? तो ये देखना जरूरी है कि जो बैठा है जिस नंबर पर, वो नंबर मित्र होना चाहिए, स्वग्रही होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। नाउ गोज टू नंबर 4। नंबर 4 पर चलते हैं। अगर सूर्य नंबर 4 पर आ जाते हैं कर्क लगन में, तो क्या होने वाला है? तो देखिए कर्क लगन में जो चौथा घर पड़ रहा है, चौथा भाव पड़ रहा है, ये किसका है? ये तुला राशि है। क्लियर होगा? तुला। और तुला के स्वामी कौन है? तुला के स्वामी है शुक्र। क्लियर? शुक्राचार्य, शुक्रदेव स्वामी, जो जीवन में पार्टनर का सुख जो है और लग्जरी है, ये सब चीज के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें सूर्य बैठे हुए हैं, तो चौथा भाव हमारे घर का है, सुख का है और आपकी माता का है, वाहन का है। तो जो इसमें मटेरियल वाली चीजें हैं उसको तो ये इंप्रूव करेंगे, लेकिन जहां संबंधों वाली बात है, ये संबंधों के लिए बहुत ज्यादा अगर मित्र राशि में है तो अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ये मतलब यहां पर भी बात याद रखनी है आपको,
वो जो चंद्रमा वाली और शुक्र वाली जो महिला प्रधान विशेष गुण है वो यहाँ उसकी एब्सेंस रहेगी हमेशा। क्लियर हो गया? क्योंकि सूर्य क्या है, एक मैलेफिक प्लैनेट है और एक राजाओं की तरह शाही है, मित्रों के साथ मतलब भाई बहनों के साथ भी मिलते हैं तो राजाओं के की तरह मिलते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो आप एक चीज मिस करते हैं कि वो जो प्रेम है, विचारों में प्रेम है, इसकी कमी रह जाती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, घर के माहौल में एक ठाट बाट तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि जो ये राशि है शुक्र की राशि है, शुक्र का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग प्लैनेट है, ये है पूरी तरह एक डोमिनेट, एक क्रूर ग्रह है, वहां बैठे हुए हैं तो घर के माहौल में थोड़ा सा रूडनेस झलकती है। और क्योंकि ये माता के से संबंधित घर है तो माता के प्रति भी व्यवहार कई बार कड़ा रहता है। ये कह सकते हैं आपका जो नेचर है माता के प्रति वो थोड़ा सा अड़ियल है। ठीक है, लेकिन हमें भूलने नहीं चाहिए कि सूर्य का बेशक अग्निगुण है लेकिन वो किसके मित्र हैं? चंद्रमा के मित्र हैं। और काल पुरुष की कुंडली में 14 घर आता है, तो वो पुरानी प्री इमेज का भी ध्यान रखना आपको कि चाहे शुक्र के ये शत्रु हो लेकिन क्योंकि इसके जो कारक हैं इस भाव के वो चंद्रमा है, तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, चाहे हमारी थोड़ी थोड़ी तनातनी मां के साथ रहती हो लेकिन मां हमारा बुरा नहीं चाहती, मां हमारे साथ ही रहना चाहती है। क्लियर हो गया? तो मेरी बात समझ में आ रही? ओवरऑल रिजल्ट जो हालांकि परसेंटेज हमारा काफी डाउन हो रहा है बट उसको पासिंग परसेंट मिल जाता है, पासिंग परसेंट जो है मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी ये 45% 50% को क्रॉस कर जाता है। क्लियर हो गया? तो ये वो स्थिति बताता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर शुक्र कहीं उच्च के हो जाए, क्लियर, जैसे शुक्र यहां आ जाए, ये शुक्र यहां स्वग्रही हो जाए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर हो गया? शुक्र के जो चीजें हैं, लग्जरी, आपका पार्टनर, आप उन चीजों का सुख, इनमें बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर हो गया? और आपके जीवन में भी जो शुक्र चीजों में मल्टी टैलेंटेड जो चीजें लगाते हैं वो बढ़ जाएंगी। क्लियर हो गया? संगीत के जानकार, सॉफ्टनेस आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं शुक्र भी प्रभावित हो जाए तो फिर वो आपके घर को नुकसान पहुंचा देंगे, सूर्य। क्लियर हो गया? उसको पता लगा यार मालिक तो पहले कमजोर है और मैं इसका शत्रु हूं, फिर वो आपके घर कि जो आपने ये सोचा है कि मेरा घर, मेरा बने भव्य मकान हो, वो नहीं बनाने देंगे सूर्य। क्लियर हो गया? तो ऐसे व्यक्तियों को फिर प्रायः आश्रित रहना पड़ता है या अपना घर उनको नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन अगर इसमें कहीं अगेन वही बात बता रहे हैं, गुरु की दृष्टि, गुरु इतना प्रभाव स्वयं बैठने पे नहीं डालते, इतना अपनी दृष्टि से डाल देते हैं। इतना मतलब कई कुंडलियों में हमने देखा है कि गुरु की मात्र दृष्टि ही निसंतान को संतान दे देती है, इतनी कमाल की दृष्टि है। तो ऐसे ही हालांकि सूर्य प्राय बताते हैं कि भाई घर जो है, अगर सूर्य स्वग्रही है चौथे में तो बहुत अच्छा माना जाता है, सूर्य मित्र में है तो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर सूर्य शत्रु भाव में, चौथे भाव में पड़े हैं तो मकान अपना होगा भी अगर तो जर्जर होगा। क्लियर हो गया? जर्जर होगा। और सामान्यतः जब पुरानी पुस्तकों में जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं वहां जैसे लिखा है घास फूस के मकान, झोपड़े, उस प्रकार की बात लिखते हैं। अब आजकल के मॉडर्न चीज़ों में अगर उसको ट्रांसलेट करें, घास फूस के मकान तो अब शहरों में ना के बराबर हैं, तो उसको हम उस प्रकार से कहें कि भाई आपके मकान में, मान लीजिए आपका मकान खुद का भी है तो पुराना मकान होगा, जर्जर होगा, वो गिरता पड़ता होगा, उसमें कई चीज़ें टपकती होंगी, गिरती होंगी। क्लियर? इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर दर्शा सकते हैं अगर सूर्य शत्रु भाव में, मतलब शत्रु की राशि में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? यहां से दृष्टि की बात करें तो देखें सूर्य, क्योंकि भाई बड़ा कारण यह भी था ना कि सूर्य नीच राशि में माने जाते हैं यहाँ तुला में, और यहां से लेकिन अब जो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस निकल कर आ रही है वो क्या है, जो इनका कर्म क्षेत्र है, ठीक है, घर में जब वो आते हैं तो उनको थोड़ा सा वैसा फील होता है, लेकिन जो इनका कर्म क्षेत्र है वहां पर उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, और ये भाव है कर्म, स्टेटस। आपको लग रहा होगा सर घर में वो चीज नहीं आ पा रही है, हार्मनी नहीं आ पा रही है, स्टेटस में कैसे? ऐसा बहुत बार होता है कि भाई ऑफिस में जाकर तो बस हम ही हैं, बस घर में ठीक है हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, घर में जाकर हम अपने आप घर के माहौल को देखकर या घर के टूट फूट को देखकर हम थोड़े से वो हो जाते हैं। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऑफिस में अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नजर आता है कि क्योंकि सूर्य दृष्टि मार रहे हैं यहाँ पर,
और सूर्य की ये दृष्टि उच्च की है। और अगर कहीं मंगल भी स्वग्रही हो जाए फिर तो कहने क्या, अगर मंगल यहां कहीं बैठ जाए, वाह, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। आपका ऑफिस भव्य होगा, मकान आपका चाहे कम भव्य हो। क्लियर हो गया? तो ये इसीलिए जब कभी भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें, कोई भी ग्रह पूरी तरह किसी जगह बैठकर नेगेटिव हो जाता है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट को शुक्र स्वग्रही होने पर मिनिमाइज कर देते हैं। और दूसरा, हम अगर अपने एसेट्स की बात करें, धन भाव की बात करें, इसके मालिक भी यहाँ सूर्य हो जाता है, क्योंकि सूर्य नीच के है। अब एक बात याद रखनी है, नीच भंगा का भी याद रखना, नीच भंग राजयोग। जैसे मान लीजिए यहां पर वो उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, यहां पर वो नीच के हैं। अब नीच अगर भंग हो जाए तो दृष्टि यहां उच्च की हो जाएगी, यहां पर भी ये नॉर्मल फल देने लग जाएंगे। वो कब होगा? वो तब होगा जब इस घर का मालिक कहीं स्वग्रही हो जाए या उच्च का हो जाए। क्लियर? जैसे मान लीजिए वो त्रिकोण में आ जाए, यहां उच्च के माने जाते हैं मीन में। क्लियर हो गया? और अगर वो कहते केंद्र में भी आ जाए, जैसे मित्र राशि में आ जाते हैं शुक्र, तो भी वो नीच भंग कर देते हैं, नीच भंग राजयोग। और कई कुंडलियों में, मतलब समाज में जो नियमों को बदलने वाले लोग हैं वो नीच भंग राजयोग वाले ही हैं। कहते हैं यार शुरुआत की थी जीरो से, पहुंच गए ट्रिलियन करेंसी, बिलियन करेंसी। वो वही कर पाए जिन्होंने नीच भंग राजयोग से शुरुआत की। क्यों भाई? अब यहां भी अच्छा कर दिया सूर्य ने, यहां भी अच्छा कर दिया सूर्य ने। क्लियर हो गया? साधारणतः क्या होता है, उच्च का जो ग्रह है वो सामने वाली दृष्टि से नीच राशि कर देता है, बट अगर यहां पर नीच भंगा है तो वो एक ड्रास्टिक बदलाव करता है जीवन के एक पर्टिकुलर फेज के बाद। ठीक हो गया? तो इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से एनालाइज करना, बड़े अच्छे ढंग से समझना है कि नीच भंग राजयोग का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और ये अपने से 11वां पड़ रहा है धन भाव। क्लियर हो गया? तो अब 11 यानी लाभ स्थान, तो मतलब यहां पर बैठना इसके लिए प्रभावी होना चाहिए था। माने 1 2 3 अपने से, सॉरी फिर मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 11 कब गिनेंगे? जैसे कई लोग कहते हैं अपने से 11 कैसे। मान लीजिए सूर्य का घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? सूर्य अब अपने से कहां बैठे हैं भाई? ये घर इनका है, तो 1 2 3 अपने से तीसरे बैठे हैं। और तीसरा किसका होता है? भाई बंधुओं का। और अगर मैं कहूं अपने से 11वां बैठे हैं, अपने से 11 यानी जैसे मान लीजिए सूर्य का घर ही है और बैठे वो यहां है, तो वो अपने से 11वें बैठे हैं। क्लियर? तो अपने से का ध्यान रखना है। फिलहाल वो 1 2 3 पर बैठे हैं, अपने से तीसरा। और तीसरा क्या होता है? पराक्रम का भाव होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जब कभी भी 1 2 3 जब कभी भी अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड विषयों पर पराक्रम दिखाएगा, उसको फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी होगी ही होगी। क्लियर हो गया? 1 2 3। और उसके घर में अगर उसके सहज भाई बंधु रहेंगे तो किस में बढ़ोतरी हो जाएगी? उसके एसेट्स में, उसके धन भाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर? तो यही रेमेडीज उसको सजेस्ट करनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आज के समय पर हम जैसे 5000 साल पुरानी कोई रेमेडीज उसको बताते हैं, अगर समय के उसको ना देखते हुए कि समय में तो गड़बड़ हो सकती है। कोई रेमेडीज लिखी है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, किस प्रकार की कोई चीज़ वहाँ पर करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन उस समय हमें आज के 5000 साल पहले पर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती थी वो उसको भी समझना जरूरी है। आज हमने बिना जाने समझे सीधा उस रूल को अप्लाई कर दिया तो वो हो सकता है शायद आपको फायदा दे भी दे, लेकिन उसमें समाज में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, भी छोड़े, अगर हम एक अच्छा व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा करने के चक्कर में समाज को नुकसान नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? किसी पर्टिकुलर नदी में हम बहुत ज्यादा चीजें बहाकर अपना फायदा कर रहे हैं, वो बात गलत है। क्लियर? हाँ, नदी में उस पर्टिकुलर मिनरल की आवश्यकता थी, मछलियों को दाना डालकर उनको खिला रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन अगर मछली बहुत कम उस पर्टिकुलर तालाब में और आपने सब दाना डालकर मछलियों को मार दिया, फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। तो फिर हमें प्रयोग के रूप को रेक्टिफाई करना होगा, प्रयोग के रूप को बदलना होगा। तो प्लीज प्रयोग करने हैं बिल्कुल, और वो प्रयोग पूरी तरह मान्य भी है, लेकिन समय देश काल का ध्यान रखते हुए वो प्रयोग
करना ठीक रहता है। ठीक, अब इसमें सूर्य का हमने फल को पढ़ा। अब हम सूर्य अगर कर्क लग्न के 5वें भाव में आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा उसको हम जानते हैं। 5वें भाव में सूर्य आ गया अब, तो ये 5वां भाव किसका कारक होता है? वैसे 5वां भाव हमारे पुत्र का, हमारी विद्या का, हमारे सडन गेन्स का, हमारे रोमांस का, इन चीजों के कारक होते हैं 5वां। और यहां पर 5वां कौन सी राशि आ रही है? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हालांकि सूर्य के मित्र हैं, और मित्र हैं तो नो डाउट सूर्य अपने जो इनका एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास यहाँ करेंगे। अगर मंगल भी अच्छी स्थिति में है तो आपकी एजुकेशन में सूर्य 4 चांद लगा देंगे। और यहां पर सूर्य का बैठना यह भी दर्शाता है कि आपके एजुकेशन में पिता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी जान लगाई कि आप पढ़ें, एक अच्छा स्टेटस अचीव कर पाएं। इसके लिए आपके पिता ने आपकी भरपूर मदद की। क्लियर? और यहाँ पर सूर्य का बैठना एक चीज़ और बताता है कि आप अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपने किसी कह सकते हैं अपने से हाई लेवल के व्यक्ति से प्रेम जो क्या बोलते हैं उसको रोमांस करने का वो किया, समय निकाला। लेकिन अगर मंगल की स्थिति खराब थी तो वो रोमांस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्लियर? और अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो वो आगे चलकर आपको आपके विवाह का कारण भी बन सकता है। क्लियर हो गया? तो ये बातें भी आपको समझनी है। और सूर्य यहां से आपके आय भाव में भी नजर मार रहे हैं, तो ये क्या बताता है? अगर मंगल की स्थिति सही है तो सूर्य को बल मिलेगा यहां पर, और बल मिलेगा तो सूर्य यहां से आय भाव में देख रहे हैं। और आय काल पुरुष की कुंडली में होता है 11 नंबर, कुंभ राशि। तो प्रायः इस भाव में किसी भी ग्रह की राशि या जो कह सकते हैं बैठना, उसको कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं मानता है। बट क्योंकि यह है शुक्र, इनके शत्रु की राशि, तो यहां पर एक प्रकार का कह सकते हैं जब आय हो रही होती है तो उसमें एक प्रकार का इस पर्टिकुलर पार्ट से जब कोई गेन आता है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस कर सकते। जैसे कोई आपका सडन गेन आया, कोई आपकी लॉटरी लगी आपको, तो आप सोचते हैं यार ये वाला पक्ष ठीक नहीं है यार, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इस पार्ट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट ये आपको गेन दे रहा है, बट फिर भी क्योंकि इसके शत्रु बनते हैं वो, तो आप उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? इस प्रकार के जो भी सडन गेन आप उसको किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो अच्छी बात ही है वो, लेकिन आप उसको सारा अपना नहीं मानते हैं। कहते हैं यार नहीं, इसको मैं अलग ही अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो, अलग अकाउंट में रखो, बट स्टिल गेन तो होंगे ही। क्लियर? गुड। अब अगर हम यहां बात करते हैं सूर्य के 1, 2, 3, 4 अपने से चौथे भाव में बैठा है, धन भाव का कारक। तो धन भाव का कारक, पहली बात तो ये समझ लो आप, चौथा घर किसका होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्लियर? और 14 भाव आपके सुख का भी कारक है, चौथा भाव आपके माता का कारक भी है, वाहन का कारक भी है। तो यहां पर ये क्या बताता है? 1, 2, 3, 4 सूर्य जो है यानी धन भाव का कारक आपके सुख स्थान में बैठा है। यानी जब कभी भी आप धन लगाएंगे वो आपके सुख का कारण होगा। धन आप लगाएंगे, जिस चीज पर आप धन खर्च कर रहे हैं उससे आपको अत्यंत सुख मिलेगा, उससे आपके एजुकेशन में फायदा होगा। चाहे आप बड़े चलकर भी आपको लगे यार मुझे कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए, इससे मुझे यार पैसे का नुकसान हो रहा है, ऐसा मत सोचो आप। सबके लिए हालांकि ऐसा नहीं होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया, कभी भी काम नहीं आया उनके। इन व्यक्तियों के हमेशा वो काम आएगा, उससे उसको सुख मिलेगा। क्लियर? बिकॉज ये एक तो चौथा पढ़ रहा है अपने से चौथा, और दूसरा ये वैसे कहां है? 5वां भाव रिलेटेड टू एजुकेशन। क्लियर? तो इस प्रकार से चीजों को रिलेट जब लिंकअप करेंगे आप तो एकदम सही रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। और ये फलीभूत ज्यादा होते हैं इस पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा और या अंतरदशा में। क्लियर? और क्योंकि ये इसके पुत्र के कारक भी हैं, तो कई बार अगर उनको लग रहा है पुत्र नहीं हो रहा है, तो देखिए मंगल की मान लीजिए आपकी महादशा शुरू होगी, तो अब ये फलीभूत कब हो रहा है? कौन इस चीज को ट्रिगर कर सकता है, कौन इस चीज को और जल्दी करवा सकता है? मंगल की दशा चल रही है और मंगल अच्छे हैं, बट अभी उनको कब पर्टिकुलर? तो मंगल में देखिए सूर्य की कब अंतरदशा आई, मंगल में कब सूर्य, बिकॉज सूर्य फ्रेंड है और उस चीज को ट्रिगर कर देंगे, मतलब जल्दी इंप्लीमेंट करवा देंगे। तो इस प्रकार से भी हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये तो था
कर्क लग्न के 5वें भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो उसका आपको क्या फल मिल सकता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर कर्क लग्न में सूर्य छठे भाव में आ जाते हैं तो उसका क्या फल हमें दिखाई देता है जीवन में। तो जब कभी सूर्य हमारे छठे भाव में आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में आ गए सूर्य अब, तो छठा भाव है किसका? रिपु का, माने शत्रुओं का है आपका, और शत्रु पर विजय भी इसी से देखी जाती है। और आपके ऋण आपने लिए या आप चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे वो भी देखते हैं। पालतू पशु, नौकर चाकर हैं, और आपके कोई इस प्रकार की सर्विसेज, एंट्रेंस एग्जाम को आप ऐसे लें, आपकी कोई विक्ट्री जो है जंग में, कोई जीत, इस प्रकार को आप देखते हैं। तो देखिए अब ये घर किसका है? ये घर है बृहस्पति का, और बृहस्पति का सूर्य बहुत सम्मान करते हैं। तो ये यहां बैठे हैं। अब जब ये यहां बैठते हैं और यहां से देख का रहे हैं, ये 12वें भाव में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो बात तय है कि सूर्य यहां बैठकर आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। शत्रुओं में एक डर का माहौल आएगा, ये बात याद रखिएगा। यहां पर अलग अलग राशियों के सूर्य के बैठने का सब अलग अलग फल है। फिलहाल यहां धनु राशि में सूर्य बैठे हैं, यहां तक कि बृहस्पति की भी 2 राशियों के यहां अलग अलग फल आएंगे। जैसे मान लीजिए मीन राशि में सूर्य बैठते हैं, मीन राशि का नेचर जो है वो कुछ जल तत्व प्रधान है, और उसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से वो अपने आप को ब्राह्मण राशि मानते हैं। ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। कौन? धनु। क्लियर हो गया? सैजिटेरियस अपने आप को धनु मानते हैं। तो राशि का भी स्वभाव क्षत्रिय और ग्रह का स्वभाव भी क्षत्रिय, और शत्रु से लड़ने के लिए हमें क्षत्रिय गुण चाहिए। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी यहां पर एक सॉफ्ट राशि पड़ती है तो क्या होता है, जो शत्रु होते हैं उनसे आप जो टैकल करते हैं आपका तरीका बड़ा सॉफ्ट होता है। और लेकिन यहां पर कोई एग्रेसिव प्लैनेट बैठ जाए अगर सॉफ्ट में, तो ये बीच बीच में गुस्सा दर्शाता है, जो कई बार चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, क्योंकि आप स्वयं नहीं उसके साथ खुलकर सामने लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका नेचर कभी कभी वैसा हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही मैलेफिक बैठे हुए हैं तो आप लड़ना भी चाहते हैं, और आपको वो पर्टिकुलर प्लैनेट लड़ाई के मैदान में कभी हारने भी नहीं देगा आपको। जब कभी भी आप जाएंगे तो हाँ तो सामने आ, 2-2 हाथ करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें क्लियर, यानी ये बृहस्पति का क्षत्रिय गुण दिखाती है राशि। और क्षत्रिय आपको पता है जब अपने पर आ जाए तो विनाश कर डालते हैं। और लेकिन स्टिल हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर विनाश में भी एक शराफत रखते हैं। यानी कब होगा विनाश? विनाश तभी करता है बृहस्पति जब आप नियमों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। मेरी बात को जरा समझिएगा। मंगल का नेचर थोड़ा अलग सा है। कमांडर तो ये भाई, आपने कमांडर के सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात की तो आपको उसको सजा मिल सकती है। क्लियर? बट बृहस्पति नियमों को मतलब वो तो खुद ही गुरु है, तो गुरु तब आपको मृत्यु दंड देंगे जब सच में आप मृत्यु के पात्र हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत बड़ा फर्क है समझ का, कि अगर यहां पर मंगल की राशि आती है तो फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं शत्रुओं को खत्म करने में। लेकिन यहां पर आप दंड तभी देंगे जब आप सच में गलती करते हैं। ठीक हो गया? माने सामने वाले को तभी दंड देंगे जब वो गलती करता है। ठीक हो गया? अब यहां से 12वें में नजर मार रहे हैं। 12वां भाव हमारा क्या दर्शाता है? 12वां भाव हमारा फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन गेन या फॉरेन लॉस भी दर्शा सकता है अगर ये शत्रु में आ जाता है तो। और मोक्ष के बारे में रिसर्च। क्लियर हो गया? इस प्रकार की जान, हम अपने से कोई चीज छुपाते हैं तो ये देखिए, ये शुभ दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि ये मिथुन के स्वामी कौन है? बुध। तो सूर्य का यहां से यहां दृष्टिपात करने का मतलब क्या है? मतलब ये साफ है कि जो भी आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं उनसे आपको दूर क्षेत्र से भी कुछ ना कोई गेन होने की संभावना है। क्लियर हो गया? फॉरेन सेटलमेंट में आपके हो सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट में आप किसी ऐसे केस में जीत जाएं जो आपको लग रहा है कि मैं असंभव सा था, लेकिन वो उसमें आपको जीत हासिल हुई। कारण इस घर में सूर्य बैठे हैं जो शत्रुओं का विनाश करते हैं, और वो नजर कहां मार रहे हैं? आपके फॉरेन सेटलमेंट में। यानी केस जीतने के बाद आपने
बाहर ही कहीं दूसरे एरिया में या दूसरे देश में बड़ी ज़्यादा ज़मीन ले ली। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर ये देखी जा सकती हैं। क्लियर हो गया। एंड वाई लैंड, ये लैंड से क्यों दिखा रहा है, याद रखिएगा जब कभी भी हम बात करते हैं क्षत्रिय गुण, हालांकि लैंड का मेन प्लैनेट हमेशा ही भूमिपुत्र मार्स मंगल है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मंगल का जो नेचर है वो क्षत्रिय गुण है। तो जिन राशियों में भी ये क्षत्रिय गुण है वो भी लैंड बेनिफिट देते हैं। क्लियर हो गया। ये बताता है। और दूसरा क्या बताता है, ये क्योंकि आपके नौकरों का भाव भी है, तो नौकरों के बीच में आपका जो स्वभाव रहेगा वो एकदम शाही रहेगा, नौकर पक्ष को लेके भी आप। और दूसरा, कोई इस प्रकार का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कि आपको लग रहा है यार मुझे टेस्ट क्लियर करना है, तो अगर यहां पर कहीं बृहस्पति स्वयं भी आ जाते हैं तो फिर आप एक हाई लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर देंगे। या बृहस्पति यहां पर कहीं नजर मार रहे हैं बैठ के, जैसे बृहस्पति पांचवी जैसे यहां पर बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल दें या 9वीं दृष्टि डाल दें यहां पर, तो आप सूर्य का मतलब अथॉरिटी, गवर्नमेंट, आप सरकारी अच्छे पद पर जा सकते हैं। आप जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो आपका क्लियर हो सकता है, स्पेशली बृहस्पति की जब महादशा या अंतरदशा लगेगी। क्लियर हो गया। तो ये तो था कर्क लग्न के छठे भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कर्क लग्न के 7वें भाव में सूर्य आ जाते हैं। क्लियर हो गया। कर्क लग्न के 7वें भाव में सूर्य का क्या परिणाम यहां देखने को मिलता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो कर्क लग्न की कुंडली है ये, और अब तक तो आपको कर्क का नेचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर इनको पसंद है, जल तत्व प्रधान है। अब देखिए यहां जहां बैठे हैं ये सूर्य इस समय, ये है मकर राशि। ठीक है, याद रखना है जब मैं कभी राशि या लग्न की बात करता हूं प्लीज आप कंफ्यूज ना होना। इनफैक्ट हमारे जीवन में राशि और लग्न दोनों मायने, जब मैं कहता हूं ना लग्न, मेष लग्न, तो आप उसको अपने लिए, अगर आप कम जानते हैं थोड़ा, तो आप ये समझना अपने लिए यार मैं मेष राशि की भी बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि 12 अलग अलग लग्न के स्वभाव, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 12 अलग अलग राशियों के स्वभाव भी वही होंगे जो लग्नों के स्वभाव है। ठीक हो गया। तो इसीलिए प्लीज आप इस वर्ड से, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शायद कि सर मेरा मेष लग्न नहीं है, मेरी मेष राशि है, तो क्या स्वभाव अलग हो जाएगा? मेष लग्न हो चाहे मेष राशि हो, स्वभाव दोनों का एक सा है, लेकिन क्योंकि आपके जीवन में एक और भी प्लैनेट आ रहा है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को दो दो लग्न या राशियां पढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मूल स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया। मूल स्वभाव माने लग्न भी पढ़ना है, राशि भी पढ़नी है, जब आप अपने स्वभाव के बारे में पूरी तरह जानकारी जानना चाहते हैं। लेकिन जब आप कभी रूटीन की बातें करते हैं, आजकल की बातें करते हैं, आज क्या होगा मेरे साथ, तो आजकल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? चंद्रमा जिम्मेदार होता है। तो फिर हम सिर्फ उस जगह की बात करते हैं जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, तो राशि की बात करते हैं। लेकिन जो मैंने प्लेलिस्ट रिकॉर्ड की है 12 अलग अलग लग्नों को लेकर, आप उसी प्लेलिस्ट में अपनी राशि का स्वभाव भी जान सकते हैं। सपोज गिव एन एग्जांपल, मेरा मेष लग्न है, कर्क राशि है, तो आप मेष लग्न का भी स्वभाव पढ़ें और कर्क लग्न का भी स्वभाव पढ़ें, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वैसा रिजल्ट मेरा आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मकर के स्वामी कौन है? शनि। क्लियर। और मकर वैसे भी मतलब स्टेटस की बात ज्यादा करता है। मकर जो है वो स्टेटस, जॉब प्रोफाइल, करियर ओरिएंटेड, इस प्रकार की बातें ज्यादा करता है। और करियर ओरिएंटेड हाउस को बिकॉज ये आपका मैरिज रिलेटेड हाउस भी है, सेक्स रिलेटेड हाउस भी है, और आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात ये करता है, और यहाँ सूर्य बैठा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बाधाएं आ सकती हैं। क्लियर हो गया। ये यहां होता तो ज्यादा ठीक था। क्लियर हो गया। लेकिन जब इस प्रकार की चीजों के साथ रिलेट करता है तो थोड़ी सी समस्या खड़ी कर देता है। जो प्रेम देने वाला व्यक्ति है आपको, वो उससे कई बार हमारे स्वभाव या नेचर नहीं मिल पाता है सूर्य के यहाँ बैठने पर।
क्लियर। बट अगेन ये बात याद रखनी है कि शनि अगर स्वग्रही या अच्छी स्थिति में होगा, बट यहां ना हो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी सूर्य यहां आ चुके हैं, एक मैलेफिक प्लैनेट है, शनि भी एक मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर ग्रह है, और यहां पर दो दो क्रूर ग्रह हो जाएंगे तो फिर संबंधों में एक जंग सी चलने लग जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब शनि को आप यहां बिठा लो, लॉन्ग लाइफ कर देगा आपको, ठीक है, और भी कई बेनिफिट दे देगा आपको, या उच्च के होकर वो यहां बैठ जाए और दूसरे बेनिफिट दे देंगे, लेकिन शनि यहां ना बैठे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया। तो सूर्य अगर यहां बैठते हैं तो संबंधों में थोड़ा सा खटास रहती है, तना तनी रहती है, पत्नी और पति के संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट रहती है, लेकिन सिर्फ सूर्य बैठा है उससे नहीं बोल सकते आप, एक घर के स्वामी को भी जरूर देखना है, और शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि को भी देखना है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हुए हैं, तो सूर्य को काबू करने के लिए मान लीजिए हमने यहां पर राहु को बिठा दिया। क्लियर। तो सूर्य राहु को निस्तेज कर सकते हैं। राहु माने राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो सूर्य पर काबू कर सकते हैं, तो उसको शांत कर देंगे। लेकिन शांत करने का अर्थ होगा कि आपने अपने पार्टनर को शांत करने के लिए कोई बाहरी मदद ली, वो तो शांत रहेगा, फिर झगड़ा नहीं करेगा आपसे, लेकिन इसका मतलब ये मिठास तो प्रेम में देखो कम होगी। तो इस प्रकार के घरों में इस प्रकार के पाप ग्रह जितने ज्यादा आएंगे उतना ही कष्ट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, कहता मेरा पति मेरे सामने या मेरी पत्नी मेरे सामने चुप रहती है, लेकिन क्यों चुप रहती है? भयभीत होकर। ये तो कोई मिठास वाला तरीका है नहीं घर चलाने का। तो हम चुप रहें प्रेम में, हम वाद करें प्रेम में, विवाद करें प्रेम में, सब चलता है, लेकिन हम चुप रहें विवाद के कारण, हम चुप रहें भय के कारण, वो ठीक नहीं है। क्लियर हो गया। तो भय नहीं होना चाहिए। और यहां पर सूर्य थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर यहां से बात करें 1 2 3 4 5 6, वो अपने से भी 6 आ रहा है, और वो जहां बैठा है वो भी गड़बड़ है, तो ये फिर इस पक्ष को भी थोड़ा कमजोर कर देते हैं, माने आपके एसेट्स को भी बिगाड़ देते हैं। सीधी बात क्या, भाई आपका पार्टनर अगर दुखी होगा तो कहां आप एसेट्स पर ध्यान दे पाएंगे? कहता है प्रॉपर्टी गई भाड़ में, पहले इसी को हम देखते हैं। तो बस वही उसी में आदमी उलझा रहता है। क्लियर हो गया। तो ये कोई बेस्ट मतलब इसको पासिंग परसेंटेज भी मिल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, कई बार पास भी कर पाना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। और कहीं यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो फिर वो शुक्र को बहुत बुरी तरह से झकझोर देता है सूर्य, और सूर्य और शुक्र का मिलन कई बार डाइवोर्स तक करवा देता है, माने इन दोनों में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। क्लियर हो गया। शुक्र जहां कहीं भी हो वो अच्छी जगह पर होनी चाहिए, नहीं तो फिर संबंधों को निभा पाना भी कठिन हो जाता है। ठीक हो गया। बट ये है, ये क्योंकि आपको देख रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बात हुई? अब ये अलग अलग फेज में है ना। मान लीजिए कोई उस पक्ष की चाहत ही नहीं रखता है, या उस जीवन में उसके वो पक्ष नहीं है, कहता भाई मेरे जीवन में वैवाहिक पक्ष नहीं है, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी हूं, मैं मेरा विवाह नहीं करना चाहता हूं मैं। अगर इस प्रकार की कोई बात है देन इट गोज टू पॉजिटिव, देन मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब ये पॉजिटिव। बट यार प्लीज आप सिर्फ सूर्य यहां होने पर मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा, इस प्रकार का कोई डिसीजन प्लीज मत लेना यार। ठीक हो गया। और सूर्य भी मैं कब बोल रहा हूं? मकर राशि में 7वें घर में सूर्य पड़ रहा है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, ये कोई समझदार वाला तरीका नहीं है। आप जब तक सारे ग्रह सूर्य शुक्र को देखें, बृहस्पति को देखें, चंद्रमा को देखें, अगर उनके इंपैक्ट यहां पड़ रहे हैं तो फिर आपके सारे ट्रबल को वो मिनिमाइज कर देंगे। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन इसके संबंध इस प्रकार के जितने ग्रह हैं, कहता जी शुक्र भी पीड़ित हैं, बृहस्पति भी पीड़ित हैं, चंद्रमा भी बहुत कम अंश का है, और तो फिर ये 7वें घर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, पर्सनैलिटी को आपको बढ़ाएंगे, आप स्वयं, आप जो हैं, सूर्य की वहां नजर है तो वो उस चीज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसको कमजोर, इसको बढ़ोतरी। तो जो विवाह पक्ष को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य हैं, अकेले रहते हैं, वो उनके लिए ये मजबूत पक्ष माना जाएगा। इसकी तो टेंशन है नहीं आपको, और क्योंकि इसकी टेंशन है नहीं तो फिर कह रहे भाई इसका स्वामी छठे यहां बैठा है ना, तो जब हमने इस चीज को अपने आप इंप्रूव कर लिया तो अपने आप ही वो बढ़ना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। लेकिन आप प्लीज किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इट इज अ प्योर साइंस,
मैं खुद एक बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग बीटेक किया है और बड़े होशो हवास में बात बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छा साइंस है और हम जब इसको अच्छे से मतलब बल्ब का प्रकाश क्यों आता है, एलईडी क्या होता है, ये सब जानने के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। टेलीविज़न कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इसी प्रकार से हमने ना जाने कितने लोगों को देखकर उनकी कुंडली प्रेडिक्ट की और वो सटीक गई। कैसे गई? अगर ये कोई साइंस नहीं होती तो ये बात एकदम भी निशाने पर नहीं लग सकती थी। बट हमने जितनी कुंडलियां इंटरप्रेट की हैं, बात लगभग उसी ट्रैक पर है। लगभग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम कई बार टाइम को लेकर एकदम एक्यूरेट नहीं रहते हैं। याद रखिए, टाइम में अगर आपके 5-7 मिनट का फर्क आ जाता है तो सम टाइम ये बहुत बड़ा चेंज भी कर देता है। हाँ, कई बार चांस की बात है, नहीं भी होता है, लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है कि आपके जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं सर्जिकली ओपन करके जो चार्ट बनते हैं अलग अलग, जैसे D9 चार्ट है, D7 चार्ट है, उनमें चेंजेस तो आने ही आने हैं। 2 मिनट में भी चेंज आ जाता है, महादशा में चेंज आ जाएगा, अंतरदशा में चेंज आ जाएगा, लेकिन चेंज आएगा, बट पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न माने जैसे कहते हैं यार, आपकी शादी 2016 में जून में होनी चाहिए, जून में हो जाएगी आपकी शादी 2016 में। कहते सर जून में तो नहीं हुई है, दिसंबर 2016 में शादी हो गई मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उसने जून भविष्यवाणी की थी आपकी शादी 100% हो जाएगी, नहीं हुई। 3-4 महीने पूरी तरह फर्स्टेड होता रहा, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्रश्न करता रहा। सितंबर या दिसंबर में जाके उसकी शादी हो गई। अब वो आया, कहता सर आपने बोला था, बात एकदम सही नहीं थी, मैं तो उल्टा इस एस्ट्रोलॉजी को मानना ही मैंने छोड़ दिया। अब उस नॉनसेंस को, उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि तूने जो टाइम बताया वो एक्यूरेट नहीं था और अपनी गलती को मानने की बजाय तूने एस्ट्रोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क कर दिया। 10:40 बताया था, समय आया 10:32, तो वो 5 मिनट का फर्क भी हमें अंतरदशा महादशा में 5-5, 6-6 महीने शिफ्ट कर देता है। क्लियर हो गया? तो बट पैटर्न सेम रहेगा भाई। अब इस पर्टिकुलर फेज में तुझे ट्रबल आना चाहिए, अब तुझे ये बेनिफिट, अब तुझे ये गेन्स, अब तुझे पुत्र का प्राप्त होना चाहिए। पैटर्न विल बी सेम, चाहे 4 महीने के बाद हो रहा है, पैटर्न वही रहेगा। ये इतना कमाल का साइंस है। क्लियर? तो यहाँ से ये आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा देंगे। और ठीक है, वो अपने से छठे में आ रहा है, धन भाव को लेकर थोड़ी चिंताएं वो बनी ही रहेंगी, और स्पेशली चिंताएं तब ज़्यादा बनेंगी जब ये हाउस वाले लोग परेशान करेंगे। पार्टनर के कारण धन भाव में नुकसान, माने मे बी बिजनेस पार्टनर, मे बी आपका लाइफ पार्टनर को लेकर धन भाव में नुकसान, ये बना रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं, सूर्य अगर कर्क लग्न की कुंडली में हमारे 8वें भाव में आ जाए तो किस प्रकार का फायदा या नुकसान दे सकते हैं। याद रखिए, कोई भी ग्रह पूरी तरह से बुरा या पूरी तरह अच्छा नहीं होता है, बस हमारी पर्सनैलिटी है जो, उसके हिसाब से भगवान ने जो धरती में हमें जन्म दिया है तो वो गुण हमारे अंदर डाल देता है कि भाई ये चीज़ें चाहिए। और दूसरा ये, किसी भी ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह से बदल पाना असंभव सा है। भाई ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और एक पर्टिकुलर पैटर्न को डिकोड करने के लिए ऋषि पराशर ने एक फॉर्मूला बताया और वो फॉर्मूला एकदम सटीक बैठता, तो आप कैसे इन चीज़ों के इम्पैक्ट को ख़त्म कर दें। कहता यार मैं तेरा ना शनि है बुरा और उसको पूरी तरह अच्छा बना दूंगा। नेवर बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। लेकिन हाँ, जो वो आपसे करवाना चाहता है, अगर वो आप पहले करने के लिए वॉलेंटरी तैयार हो जाए कि सर हाँ बिल्कुल मैं ऐसा बर्ताव, जैसे वो कई बार क्या होता है, हमारे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध में खटास रहती है, तो कुंडली दिखाते हैं, कहता जी यार आप अगर भाई बहनों से दूर रहेंगे, प्रेम बना रहेगा हमेशा। तो कहता ठीक है सर, मैं अपने भाई बहनों से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। तो दूर रहता है वो, उनकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है, भाई बहन भी खुश रहने लग जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसने कुछ ऐसी चीज़ नहीं करी कि उसने अपने चार्ट को बदल दिया, चार्ट को नहीं बदला उसने ये बात समझी कि यार इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये बात बन सकती है। क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे मुझे खाने पीने में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज़ें पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं है तो इसका मतलब याद रखिएगा, वो पर्टिकुलर फूड आपको कोई ना कोई लॉसेस दे रहा है, कोई कमियां दे रहा है।
जैसे मान लीजिए आपने पालक आपको पसंद नहीं है, या आपको कई ऐसे साग पसंद नहीं है, तो आपके बॉडी में आयरन की कमी है, तो हो सकता है आयरन की कमी के कारण आपको कोई पर्टिकुलर प्लैनेट नुकसान कर रहा है, लाइक आपका शनि नुकसान कर रहा है, या आपका और दूसरे प्लैनेट नुकसान कर रहे हैं, तो आपने फिर पालक ना चाहते हुए भी खाना शुरू किया, बाद में आपने उसके लॉस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया। मतलब हम ये कह रहे हैं, मुझे अच्छा अभी भी अच्छा नहीं लगता है वो पालक, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता है वो, मतलब जो व्यक्ति है पर्टिकुलर, फिर भी वो खा रहा है, मतलब अच्छा लगे या ना लगे, उसके नेगेटिव इंपैक्ट को मिनिमाइज कर रहा है। भाई बहनों से दूर रहना उसको अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी रह रहा है वो, और वो उस डिस्प्यूट को मिनिमाइज कर रहा है। क्लियर हो गया? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कुंडली मैंने, जैसे कल ही एक कुंडली देखी थी मैंने, मित्र की कुंडली थी, उसके में ऐसा था कि जो पुत्र भाव का कारक है वो बैठा है 8वें भाव में। और 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव होता है हमारा अकल्ट नॉलेज और आपका ईश्वरीय साधना, मेडिटेशन। तो साफ साफ ये बात बता रहा है, और मतलब शुभ प्लैनेट बैठा है, मतलब बुरा ऐसा नहीं है। उसको संतान उत्पत्ति को लेकर दिक्कत आ रही थी, उसने जैसे मुझसे पूछा कि सर मुझे संतान उत्पत्ति कब हो सकती है, तो मैंने उसको जो बात बताई है वो कोई इस प्रकार का प्रयोग नहीं बताया उसको कि यार तू ऐसे करके ऐसे कर दे और इस पर्टिकुलर टाइम पर बत्ती करके जला दे तो बात बन जाएगी। आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर दिस एक्टिविटी, इनका भी अपना महत्व है। बट यहां पर जो बात मैंने उसको बोली कि भाई ईश्वर तेरे से ये एक्टिव करने के लिए कह रहा है। ये एक्टिव का मतलब, अब आप सोच रहे हो सर इसमें तंत्र मंत्र जादू टोनों की बात कहां से आ गई? मैं अगेन, ये तंत्र और मंत्र के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, आप भगवान की मेडिटेशन तो करें। कहता है यार मैं समय इतना नहीं दे सकता हूं। यार ये तो मानना सरासर नाइंसाफी है। तो मैंने उस पर जोर देके कहा नहीं, आपको देना ही है। अगर आप ये स्ट्रांग करना चाहते हैं, मतलब उसको कोई खास उसकी इच्छा नहीं थी इस चीज को करने के लिए, फिर भी मैंने जोर देके किया और उसका रिजल्ट 100% आना ही आना है। इससे ये एक्टिव कर देगा। क्लियर? तो कुंडली में हम ज्यादातर रेमेडीज उसी पर चर्चा करें जो रेमेडीज हम स्वयं से कर सकते हैं विदाउट एनी। बाकी आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मेरे पिता स्वयं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और इस प्रकार के कई प्रयोग हम स्वयं भी करते हैं। लेकिन जीवन में आज के समय अनुसार किसी और से वो प्रयोग करवाने की बजाय स्वयं वो व्यक्ति प्रयोग करें जो इस चीज से पीड़ित है या प्रभावित है। ठीक हो गया? हाँ, अब सूर्य यहां आते हैं तो देखिए क्या है, ये है हमारा मृत्यु भाव। ये इसको मोक्ष भाव भी कह देते हैं, सीक्रेट्स भी कह देते हैं, और इस प्रकार की कोई संबंधित रिसर्च भी हो सकती है अगर अच्छे ग्रह में बैठा हुआ है। ठीक है? ससुराल पक्ष को भी बताता है। अब मैंने बताया ना, जैसे कुंभ राशि में सूर्य, चाहे वो शनि का घर है, अपने आप को इतना ज्यादा वो खराब नहीं मानता है, क्योंकि शनि ने माहौल ही ऐसा बना रखा। कहता है ये मेरा घर जो है, ये पर्टिकुलर इट इज टाइप ऑफ आश्रम टाइप है, जहां पर कोई भी आए उसको आपको नुकसान नहीं करना। बेशक से मैं इसका स्वामी हूं, चलती है मेरी इसमें, बट अगर मेरा एनिमी आएगा तो आप उसको अलाउ करो। तो कुछ ऐसा नेचर होता है कुंभ राशि का। तो यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं अब यहां। तो सूर्य किसके कारक होते हैं? सूर्य कारक होते हैं पिता के। हाँ, वो बात पक्की है क्योंकि 8वां है, तो कई बार पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। पिता की हेल्थ, अगर सूर्य जैसे मान लीजिए अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है, तो सूर्य कई बार पिता को मतलब उनके प्राण भी हर लेता है। पिता नहीं भी होते हैं या कम आयु में उसके पिता चले भी जा सकते हैं अगर यहाँ पर सूर्य जैसे है, तो वो शत्रु ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमें कि सूर्य कुंभ राशि में है, और अगर यहां पर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पिता की हेल्थ में दिक्कत आएंगी, लेकिन प्राण नहीं जाएंगे, पिता आपके साथ रहेंगे। क्लियर हो गया? प्लीज इस बात को सीधा कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में देखकर भयभीत ना हो कि कर्क लग्न में सूर्य मेरी कुंडली में बैठे हुए 8वें भाव में, तो भाई मेरे तो प्राण गए, मतलब हमारे पिताजी के। नहीं, यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, शुभ ग्रहों की दृष्टि मायने रखती है। ठीक है? वो हेल्थ में इशू लाते हैं, फादर की हेल्थ में, आपके होने के बाद स्पेशली। अब यहां से दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर में दृष्टि मार रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहां से इस चीज का गेन दिलाएंगे। ठीक है? तो चाहे पिता ना
रहे हों आपके, लेकिन पिता के जो भी डिज़ायर रही, जो भी वो आपके हमेशा जो भी मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, उनकी जो लिखित में प्रॉपर्टी वो सब आपके नाम ही करके जाएंगे। जैसे कई बार कह देते हैं मृत्यु से उनका धन भाव स्ट्रांग होना, मृत्यु से धन भाव स्ट्रांग, माने उन पर्टिकुलर डिग्निटी के जाने के बाद आपका ये भाव एक्टिव हो जाएगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जितना ज़्यादा आप उनको कह सकते हैं उनके बारे में प्रे करें, उनको उनका रिगार्ड करें, उतना ही ज़्यादा ये आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एसेट्स, आपका धन भाव ये आपका बना रहेगा। पिता नहीं है अगर तो पिता का चित्र जरूर होना चाहिए, यही एक रिगार्ड है, यही एक प्रयोग हो गया, ये एक रेमेडीज होगी। क्लियर हो गया? और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर बात करते हैं हम स्पिरिचुअल नॉलेज की, या ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने पिता के बारे में ज़्यादा दूसरों को बताना नहीं चाहता है, मतलब क्योंकि ये क्या है, ये सीक्रेसी है। हम अपने बारे में जो दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं जो आप स्पेशली रिलेटेड टू योर फादर आप दूसरों के नहीं बताना चाहते हैं आप, तो फिर इस प्रकार की बातें भी आप यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। और ये ससुराल पक्ष को भी बताता है आपका। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष कुंभ राशि में सूर्य है, ठीक है। और कुंभ राशि में देखो, जब जो परमानेंट उस चीज का कारक है, अब ये हमेशा ससुराल पक्ष रहेगा, कहीं से घुमा दो, लेकिन जो पिता को हमने यहां ट्रांसफर किया है, जब कोई ट्रांसफर होकर आता है उसके लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है। बट जो मूल जहां है, जैसे ये प्रेम संबंधों का है, लेकिन अगर सूर्य यहां बैठता तो प्रेम संबंधों में सूर्य की छाया आ रही है। अब ऐसे ही ये ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष तुरंत बेनिफिट में आ जाता है अगर जो इन दोनों की थोड़ी भी सिमेट्री बनती है, माने ससुराल पक्ष को तो उसका फायदा होना ही होना है। ठीक हो गया? यानी जैसे ही आपको इससे गेन हो रहा है, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष भी आपके स्टेटस को इंप्रूव करने में, आपके एसेट्स को इंप्रूव करने में अच्छा खासा योगदान देने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एक चीज नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव कब आ रही है? जब इस ग्रह का स्वामी अच्छा नहीं है, शनि अच्छा नहीं है। अगर शनि अच्छा है तो पिता की हेल्थ थोड़ी बहुत खराब रह सकती है, बट पिता के प्राणों में या जीवन में लेकर ऐसा कोई संकट आने वाला नहीं है। और दूसरा, यहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके एसेट्स में, तो वो आपके फिक्स एसेट्स में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। एंड मतलब इसका मतलब ये होता है कि पिता को ससुराल पक्ष ने जो धन दिया, पिता ने पूरी तरह वो आपको समर्पित कर दिया कि ठीक है यार, ये कुछ आपके ससुराल से आया था, मुझे नहीं चाहिए, ये आपके लिए है। तो इस प्रकार से चीज़ों को भी आप रिलेट करना सीखें। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे जानने लग जाएंगे तो अपने आप, जैसे राशियों की भी दृष्टि होती है अपनी, जिसको हम जैसे पराशर पद्धति है, और एक भृगु सरल पद्धति है, और जेमिनी पद्धति है। तो जेमिनी पद्धति ने राशियों की दृष्टि भी मानी है। जैसे ये 8वीं राशि है, और इसको क्या माना जाता है? 8वीं नॉट 8वीं राशि, जैसे क्या होता है, राशियों की बात करें जैसे 1, 4, 7, 10, ये इनको माना जाता है चर राशियां, ठीक है। और ये स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11, ठीक है। और जो इनको स्थिर राशियां माना जाता है, और जो ड्यूल जो ऐसे दोनों स्वभाव है, जिसका द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12, तो कहता है भाई जो ये राशि है वो एक स्थिर राशि है, और जो स्थिर राशि है वो किसको देखती है? चर राशि को देखती है। यानी यहां से वो 1, 4, 7 इनको देखती है। तो इस राशि का भी और इस राशि में बैठे ग्रह का भी इंपैक्ट इन ग्रहों में पहुंचता है। आपको लग रहा है सर 10वें में क्यों नहीं? क्योंकि जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी इससे लगते हुए जो हाउस होते हैं, वहां पर कभी भी जेमिनी पद्धति में नजर नहीं मानी जाती है। क्लियर होगा? मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज आप उस चीज को देखें। 1, 4, 7, 10 ये राशियां क्या हैं?
चर 2, 5, 8, 11 यह है स्थिर, और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव। तो क्या होता है, जो चर राशियां हैं वो स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियां हैं वो चर राशियों को देखती हैं। द्विस्वभाव राशियां अपने को ही देखती हैं। जैसे 3 में कोई ग्रह बैठा है तो 6 को देखेगा, 9 को देखेगा, 12 को देखेगा। 12 में बैठा है तो 9 को देखेगा, 6 को देखेगा, 3 को देखेगा। ठीक हो गया। लेकिन नॉट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को छोड़कर, यानी साथ लगते हुए जो साइड्स हैं उनको छोड़कर ही हम बात करेंगे। क्लियर हो गया। एडजेसेंट साइड जैसे 11 है तो उसके साथ 10 लग रहा है, हालांकि 11 को देखना चाहिए था 10 को, बट लगती हुई राशि को वो नहीं देखेगा। ठीक हो गया। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है कि वो क्या बात कर रहा है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य अगर हमारे आ जाते हैं 9वें भाव में, तो 9वें भाव में सूर्य क्या फल देंगे वो हम यहां चर्चा करते हैं। 9वें भाव में सूर्य का फल, ठीक है। कर्क लग्न के 9वें भाव में सूर्य का फल। देखिए कर्क लग्न का बेसिक नेचर आप सब जानते हैं, और उसी के इर्द गिर्द ही ग्रह का जो, एक बात याद रखिएगा, जो लग्न का स्वामी है, जब कभी किसी ग्रह को आप स्टडी करेंगे तो लग्न के स्वामी के साथ उसकी मित्रता है या शत्रुता, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आपकी जो, जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी है शुक्र, हम स्टडी कर रहे हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य का बैठना शुक्र को कोई ज़्यादा पसंद नहीं होगा, कहते यार दुश्मन बैठा हुआ है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब कई पर्सनैलिटी क्या होती हैं, बड़ी मतलब क्लियर नहीं होती, मतलब बड़ी पजल रहती है पर्सनैलिटी। मतलब जातक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जातक क्या है इसमें, कहता भाई आपका जो राशि का स्वामी है, आपकी लग्न का स्वामी है, एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। तो इसलिए आप जो है वो खुद ही तय नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। क्लियर। तो ये कई बार, और कई बार ऐसा होता है लग्न और राशि का स्वामी बड़े अच्छे फ्रेंड है, और दो ऐसी चीजें हैं जिसका समाज में बहुत जरूरत है, जैसे जुपिटर, क्लियर हो गया, एंड मार्स, मतलब कमांडर और गुरु साथ साथ, वाह कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, और कई बार दोनों ही एक हो जाते हैं, जैसे मार्स, मेष लग्न मेष राशि, वेरी एग्रेसिव, बट इनके अंदर फिर वो एक कमी रह जाती, सॉफ्टनेस जो है, जल तत्व प्रदान है, वो कमी रहे। तो हर चीज के कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए 9वां घर हमारे भाग्य का है, धर्म का है, पिता का है, बड़ी यात्राएं या कोई इस प्रकार की हायर स्टडी, रिसर्च, इस प्रकार की चीजों को बताते हैं। तो देखिए ये है अब किसका, बृहस्पति का घर है। ये बृहस्पति की राशि मीन राशि है, और मीन राशि बृहस्पति की थोड़ी सी कह सकते हैं सॉफ्ट नेचर्ड, क्लियर, और थोड़ा सा बृहस्पति का वो वाला रूप है जिसमें बृहस्पति थोड़ा सा प्रेम प्रधान हो जाते हैं, यानी रूल रेगुलेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं जितना स्ट्रिक्ट बृहस्पति धनु में होते हैं। धनु में क्षत्रिय गुण प्रधान है बृहस्पति, यहाँ ब्राह्मण गुण प्रधान है, और ब्राह्मण का भी वो फेज जो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर्ड है, और समाज को भी जानना चाहता है, संसार को भी जानना चाहता है, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव, खर्चा करना, माया को समझने के लिए धन खर्च करना, ये भी बताता है। क्लियर हो गया। तो अब ये है हमारा धर्म, ये है हमारा भाग्य। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, माने गुरु का बड़ा आदर करते हैं, यहाँ बैठे, यहां से वो देख रहे हैं किसको, आपके भाई बंधुओं के स्थान को, और अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से 8 है, लेकिन अच्छे जगह प्लेस्ड है। अगर यहां पर बृहस्पति अच्छे हैं तो फिर अपने से 8वें का मतलब होगा आपको 8वें भाव से इस चीज को गेन दिलाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी मालिक यहां से बैठा तो 8वें है, तो 8वां क्या होता है, कोई इस प्रकार की चीजों को जानने का, क्लियर हो गया, हिडन चीजों को जानने, उससे आपके धन भाव को स्ट्रांग करेगा।
लेकिन अगर अपने से 8वें बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो उस चीज से इसका नुकसान कर देगा। क्लियर हुआ आपको? बहुत आसान है, प्लीज इस चीज को समझो। हमें नंबर भी देखना है कि अपने से कहां बैठा है, और यह भी देखना है जहां वो बैठा है वो मित्र है, शत्रु है, स्वराशि है, नीच राशि है। अगर जहां मान 8वां नंबर वैसे खराब होता है, लेकिन 8वें खराब नंबर से आपको लाभ हो रहा है ना, किसी की मृत्यु से लाभ या किसी की मृत्यु से पूंजी, इस प्रकार की चीजें दिखाता है। तो ये दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अपने से 8वें बैठा है। दूसरा 8वां भाव और क्या बताता है? 8वां भाव अकल्ट नॉलेज का है। 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का है। अपने से 8वें बैठ गया सूर्य, और अच्छी जगह पे, माने एक तो भाग्य भाव ऐसे त्रिकोण है वो, और बृहस्पति के घर में बैठे हैं सूर्य। क्लियर? तो इस चीज को इस प्रकार से देखना है। अगर कोई प्लैनेट अच्छी जगह बैठ जाते हैं तो वो रिजल्ट को खराब नहीं करेंगे, चाहे वो 8वां नंबर आए, वो 6ठा नंबर आए, वो 12वां नंबर आए, क्योंकि हर नंबर अपने आप में एक पॉजिटिवनेस भी रखता है और नेगेटिविटी भी रखता है। ठीक हो गया? दूसरा, यहां से यहां दृष्टि का क्या मतलब है? यहां से दृष्टि का मतलब ये होगा कि आप धर्म कर्म कार्य जब कर भी करेंगे, आपके भाई बहनों को इन्वॉल्व जरूर करेंगे। क्लियर हो गया? और उनके बीच में आपका आदर सम्मान पूरा रहेगा। कुछ कुछ इसकी प्री इमेज भी है, माने जैसे सूर्य जब यहां बैठे थे मिथुन में, तो जो मिथुन नॉट मिथुन कन्या राशि में जो सूर्य का फल आ रहा था, उसकी कुछ कुछ जो डिजायर है वो यहां पर बैठ के भी वो पूरी कर देता है, यानी उसकी कमी कुछ पूरी कर देता है। नजर मार रहा है तो वो जो हमने पढ़ा था फल, वो फल यहां पर सूर्य देने का प्रयास करेंगे, यानी भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करेगा। बट स्टिल आप उनके बीच में अपने आप को एक किंग की तरह ही पाएंगे, या आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो बड़े अथॉरिटी लेवल के होते हैं, मतलब हाँ कि भाई सरकारी हैं, कोई ये अधिकारी हैं, उस प्रकार का बेनिफिट भी देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और पिता के लिए बड़ा अच्छा होता है सूर्य का बैठना यहाँ पर। पिता के लिए यही मतलब माने पिता का यही घर होता है, सूर्य पिता के कारक भी यहीं बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है। आपके घर में रहेंगे पिता, आपके साथ रहेंगे हमेशा। नाउ 10th में बात कर लेते हैं। जब सूर्य हमारे 10वें भाव में बैठे हैं, तो 10वें भाव में बैठकर सूर्य हमें किस प्रकार का बेनिफिट दे सकते हैं वो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यस, तो 10वें भाव में सूर्य यहाँ बैठते हैं तो किस प्रकार की चीजें बढ़ाते या घटाते हैं? तो 10वां भाव किसका होता है? हमारे कर्म क्षेत्र का, हमारे स्टेटस का, हमारे मतलब जो भी आप जीवन में चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, मेरा जॉब प्रोफाइल हो, वो सब 10वें भाव से रिलेट करता है। और क्योंकि 10वें भाव आपके घर से 7वां पड़ता है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं घर पर भी पड़ता है, आपके हाउस बिल्डिंग में भी पड़ता है। सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं, बहुत स्ट्रांग माने जाएंगे सूर्य यहाँ पर। और इसका मतलब ये आपका जो स्टेटस है समाज में, कमाल का स्टेटस होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इससे पहले जब हमने पढ़ा था चौथे घर में सूर्य का बैठना, तो सूर्य अपनी डिजायर पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, उच्च की नजर मार रहे थे। लेकिन यार नजर होना और स्वयं होना में बहुत फर्क है। अब सूर्य स्वयं यहां उच्च के आ गए हैं, वो तो एक कोशिश करता था व्यक्ति, अभी यहां स्वयं स्टेटस कमाल का है। ठीक हो गया? मंगल भी अच्छे हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन इनकी जो नजर है वो नीच की है घर पर। उस स्टेटस से घर के संबंधों में, सुख में कई बार घटोत्तरी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। क्लियर होगा? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर इसका मालिक अच्छी स्थिति में है तो इसकी बुरी नजर भी ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगी। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए शुक्र स्वयं यहां बैठे हुए हैं तो वो अपने घर को बिगड़ने नहीं देंगे। ठीक है? लेकिन हाँ, ये बात पक्की कि सूर्य
जब उच्च में आते हैं तो जहां वो नजर मार रहे हैं अपने से सातवें में, तो उनकी वो नीच राशि होती है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट को यहां ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं, बट वो होने नहीं देगा अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है। या ये भी हो सकता है यहां पर कोई इनका मित्र भी बैठा है, तो फिर सूर्य अपने आप की जो बुरी भावना उनका परित्याग कर देंगे। यार कहता छोड़ो यार, बुध बैठा है, मेरा बुध तो बहुत अच्छा मित्र है। तो इस चीज को अगेन, तो इस एंगल को जरूर लेना आपको। जैसे मान लीजिए ये खाली है और इसका जो मालिक है शुक्र वो भी बुरी स्थिति में, तो इसको बिगाड़ देंगे, फिर वो आपके सुख को बिगाड़ देंगे, आपके घर को बिगाड़ देंगे। क्लियर? मतलब कहीं ना कहीं ऐसे घर में फायर का भी डर रहता है, अग्नि का डर रहता है। मतलब आपने तो अपने घर में ज़्यादातर जल तत्व प्रधान चीज़ों को महानता दी है, लेकिन घर में कुछ अपशगुन होने का कारण अग्नि तत्व हो जाता है, क्योंकि सूर्य की 7वीं नीच दृष्टि पड़ जाती है उस पर। बट नेवरदलेस बुध जैसे ग्रह बैठ जाएं, बृहस्पति बैठ जाएं, वो चीज़ों को मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था सूर्य का 10वें में बैठना। ये बात भी जान लेते हैं कि जैसे हमारा कुटुंब भाव या धन भाव है वो अपने से कहाँ बैठे हैं? 9वें में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने से 9वें में बैठे हैं वो। मतलब साफ है कि आप 9 का मतलब क्या होता है? आपका धर्म, आपका भाग्य और आप की धार्मिक यात्राएं। हम ये कह सकते हैं कि इसका मालिक यहां बैठा है। तो पहली बात तो ये जनरल प्रेडिक्शन की बात करें भाई, ये 9 नंबर अच्छा माना जाता है। अब ये बैठा है हमारे कर्म क्षेत्र में, तो कहते हैं इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपका स्टेटस है वो स्टेटस आपको धार्मिक यात्राएं, मतलब आप ये ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आप मतलब माने कंपनी की तरफ से या आप खुद भी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने कोलीग्स के साथ धार्मिक यात्राओं के लिए जाते हैं, उसके लिए धन खर्च करते हैं, और ये आपका स्टेटस आपके धन भाव को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? मतलब ऐसे कोई भी कैंपेन वगैरह हो सकता है, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो और वो वक्ता आपके, क्योंकि ये मंगल का घर भी है तो बोलचाल में आप बहुत बहुत कमांडिंग नेचर के होंगे, तो कहीं भी आप बोलकर कुछ इस प्रकार की कैंप लगाकर जो कलेक्शन करते होंगे धार्मिक नजरिए से, वो आपके धन भाव को इंप्रूव करेगा। क्लियर? तो कई एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के, तो इस प्रकार के आप एस्पेक्ट्स को तभी सटीक ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप कुंडली के सभी ग्रहों पर नजर मारेंगे, उनके कंजंक्शन के, उनकी नजर कहां पड़ रही है, इस प्रकार की सारी चीजों को आपको देखना आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये है सूर्य का 10वें भाव में बैठने का या रहने का फल। अब हम जानते हैं अगर सूर्य हमारे कुंडली में या हमारे कर्क लग्न की कुंडली में 11वें भाव में आ जाए तो उसका क्या फल होगा। तो ये आ गए हैं सूर्य हमारे 11वें भाव में। क्लियर? तो 11वें भाव में जब सूर्य आते हैं दोस्तों, तो 11वां भाव किसका होता है? 11वां भाव हमारे लाभ स्थान को कहा जाता है, हमारी विशेष इच्छाएं, हमारे मित्रों को कहा जाता है, मित्रों की टोली हमारी 11वें भाव से देखते हैं हम। और ये वैसे है शुक्र का घर या वृषभ राशि है यहां, और वृषभ की वैसे एक सूर्य के साथ थोड़ी सी कम बनती है, मतलब वृषभ आपके स्वामी की। देखो राशि का भी स्वभाव पता होना चाहिए, राशि के मालिक का भी पता होना चाहिए। तो राशि का, इस राशि का स्वभाव क्या है वृषभ राशि का? वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी गुण प्रधान है, मेटीरियलिस्टिक चीजों के साथ जुड़ी हुई है, और कालपुरुषी कुंडली में दूसरा भाव धन भाव है। तो अगर इसका मालिक अच्छा होता है तो आपको आय में अच्छा मुनाफा होना चाहिए। लेकिन सूर्य यहाँ पर एक ऐसा हालात पैदा कर देते हैं कि जब कभी भी धन आएगा अकाउंट में आए, हाँ भाई कितने पैसे आए, 20,000, डिस्प्यूट एक बार तो करेंगे आप। कहता है पैसे तो बहुत आ रहे हैं, फिर किस बात का डिस्प्यूट? कहता है नहीं बस मेरा नेचर, मैं क्रॉस चेक जरूर करता हूं। आपके क्रॉस चेक या आपके डोमिनेटिंग नेचर के कारण आपको हर बार जब कभी भी अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, आप एक बार डिस्प्यूट खड़ा कर देते हैं। क्लियर हो गया? और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने से 10वां बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो नो डाउट थोड़ा सा खराब है जरूर बनता है इसका, बट क्योंकि 11वां, मैंने बोला 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज ठीक है। तो अपने से 10वें का क्या मतलब होता है? अपने से 10वें का मतलब है कि ये धन भाव को जब स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे
स्ट्रॉन्ग तो देखो है ही, लेकिन अगर आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो इस प्रकार से ट्रीट करें कि आपके जो आय के जो साधन है उनका कहीं ना कहीं, जैसे हम कई बार क्या कर देते हैं कि भी जो मेरे 3-4 अलग अलग सोर्सेज से मेरे पैसे आते हैं, मैंने किराए के मकान में से भी पैसे आते हैं, मेरे सैलरी भी आ रही है, तो सैलरी वाली जो या स्टेटस जो आपका है 10th भाव से जो पैसा आ रहा है उसको आप यहां लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्लियर हो गया? यहां लगाएं मतलब आपके जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपका जो बंधी हुई कमाई महीने में आ रही है, भाई एक तो होता है भाई हमारे अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा आ रहा है, छुट्टा पैसा कहीं रेंट पे आ रहा है, उसको आप यहां ना लगाएं दूसरे घर को मजबूत करने के लिए, उसको आप उपभोग में लगाएं। लेकिन इस प्रकार की चीजों को आप बिल्कुल ना छेड़ें, सीधा इससे लिंकअप कर दें तो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और क्या कह सकते हैं आप इसको, कहता जी 10वां भाव आपके स्टेटस का भाव है। क्लियर हो गया? ये मेरे ख्याल 9वां था ना, पहले पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, स्टेटस का धर्म से लिंक आ रहा था, अभी आपके आय का लिंक आ रहा है आपके एक तो धन भाव के साथ, और क्योंकि आय अपने से 10वें में है तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये तो सीधा संबंध आ रहा है कि भाई ये जो होगा वो यहां जाएगा ही जाएगा, चाहे आपके मंथली सैलरी जो आ रही है वो आप बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं, आपने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, लेकिन सैलरी आने पर एक बार तो धमाका होता ही है, ये कैसे हो गया, ये आ गया कहाँ ये। तो ये लोग बड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव भी होते हैं, हालांकि कैलकुलेटिव सभी को होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम पाई के चक्कर में कई बार डिस्प्यूट खड़ा कर दें। क्लियर? और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो चीज़ों को बढ़िया ढंग से मैनेज कर लेते हैं। अब यहां से सूर्य की नज़र जो है वो कहाँ जा रही है? 5वें भाव में पड़ रही है। 5वां भाव किसका है? 5वां भाव है एजुकेशन का, पुत्र का, और आपके सडन गेन्स का। तो मूल स्थिति कौन बताता है 5वें भाव की? मूल स्थिति तो देखो जो इस घर का मालिक है वही बताएगा। मंगल अगर अच्छा है तो ये चीजें बढ़ने लग जाएंगी, लेकिन इसमें ये बेनिफिट देगा या लॉसेस देगा वो तब पता लगता है कि एक तो ये जहां बैठा है उसका खुद का नेचर कैसा है, और ये जो नजर मार रहा है ये मित्र के घर में नजर मार रहा है या शत्रु के बाप। देखो ये लाभ स्थान में बैठे हैं सूर्य, तो लाभ तो दिला ही रहे हैं जो मर्जी है, तो लेकिन ये बैठे कहाँ हैं? ये बैठे हैं शुक्र के घर में, तो मतलब वो वाली इमेज को यहां ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया? तो मतलब जो भी आपके संतान होंगी उनमें सूर्य का प्रभाव माने एक रॉयल्टी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 5वां घर जो है वो खुद स्वयं सूर्य का है, सिंह राशि स्वयं सूर्य का है, वहां नजर माने एक रॉयल्टी रहेगी, शाही अंदाज रहेगा। लेकिन क्योंकि वो शुक्र के घर से इस प्रकार की चीज आ रही है तो शुक्र और सूर्य का एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है कई बार, यानी कई बार वो स्त्री गुण प्रधान चीजें भी करना शुरू कर देता, जो उसकी पर्सनैलिटी को कई बार ऐसा लगता है यार ये इसने क्या किया है, तो वो मैलेफिक, बट वो जहां बैठा है वो एक स्त्री लिंग राशि है, तो उसका भी एक इंप्रेशन यहां वो ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। जहां तक बात करते हैं आपके सडन गेन्स में, गेन्स की बात कर रहा है, लाभ स्थान में बैठा है, तो ये इन चीजों को तो बढ़ाएगा। बेटा देखिएगा, जब कभी भी आप किसी संबंध को समझेंगे दृष्टि से तो वहां डिकोड करते समय आपको स्मूथनेस का ध्यान रखना है, हार्शनेस का ध्यान नहीं रखना है। और जब आप किसी पर्टिकुलर गेन की बात करते हैं या शत्रुओं को खत्म करने की बात करते हैं तो वहां हार्शनेस अच्छा माना जाता है, या कठोरता अच्छी मानी जाती है। जैसे बिल्डिंग की बात करते हैं, भाई बड़ा विशाल घर, कठोर घर, लेकिन अगर वहां पर जैसे चौथे घर की बात करेंगे तभी बैठे क्रूर ग्रह हैं लेकिन सब मित्र हैं, तो घर उनका शाही होगा, लेकिन घर में रहने वाले को सुख मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है। उसके लिए तो भाई देखो चंद्रमा, शुक्र, इन सब ग्रहों की दृष्टि तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो ये अलग अलग चीजें हैं, भावनाओं पर हमारा जो रहता है पकड़ वो अलग है, मटेरियल चीजों पर प्रभाव अलग रहता है। तो ओवरऑल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको इंप्रूव कर रहा है यहां बैठकर। लाभ से धन भाव नजर पड़ रही सडन गेन्स में भी, आपको सडन गेन्स भी मिलेंगे, पुत्र भाव को भी ये एक शाही उसमें अंदाज लाएगा उसको। नाउ
अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य हमारी कुंडली में कर्क लगन में आ जाते हैं 12वें भाव में। क्लियर हो गया? कर्क लगन की कुंडली है और सूर्य आ गए हमारे 12वें भाव में। तो अब ये जानते हैं कि ये सूर्य यहां पर क्या चीज अच्छा या बुरा हमारे लिए परिस्थितियां लाएंगे। तो सूर्य बैठे हैं मिथुन राशि में और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध इनके मित्र हैं और मतलब ऐसे नहीं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र हैं। यहां से नजर मार रहे हैं वो शत्रु पक्ष को, रिपु पक्ष, ऋण भाव, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब यहां पहले यहां की स्थिति जान लेते हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में सूर्य का मतलब ये होता है कि आपके पिता या आपकी आत्मा, ये मोक्ष का घर है, फॉरेन लैंड का भी घर है। तो हम पिता से मोक्ष को तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब जब कभी भी आप रिलेट करने का या कभी कोई भविष्यवाणी करने का प्रयास करें, शब्द सारे ले लें आप, लेकिन जब आप भविष्यवाणी करें तो स्वयं समझ जाए भी अब इस चीज का क्या रिलेवेंस रह जाता है। हालांकि अगेन आपको लग रहा होगा कि जैसे हमने पढ़ा था सूर्य अच्छा नहीं होता है, बट वहां पर हमने ये भी देखा था कि वो शनि के घर में बैठा जो उनके शत्रु हैं और ये मृत्यु को यही बताते हैं। जबकि यहां पर मृत्यु का नाम नहीं आता, यहां पर मोक्ष का नाम आता है। माने ओवरऑल देखें तो हम इतना ज्यादा बुरा शायद 12 को नहीं मानते जितना 8 को मानते हैं। सूर्य इसलिए यहां बैठना थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था, यहां नेगेटिव नहीं है उस प्रकार से। कारण एक तो ये अपने मित्र के घर भी बैठे हैं, ठीक हो गया। तो कुछ अथॉरिटी सपोर्ट आपको फॉरेन लैंड से हो सकता है, बाहरी देश से, बाहरी राज्य से आपको कुछ इस प्रकार का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने का पूरा चांस है और उसके मदद से आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें आपके पिता की भी एक अच्छी भूमिका रहेगी। क्लियर हो गया कि पिता आपकी इसमें मदद करेंगे। अच्छी भूमिका यहां पर क्यों है? क्योंकि वो बुध के घर में है, बेशक से 12वें घर में बैठे हुए हैं। और अब यहां से हम बात करते हैं सूर्य का खुद का घर कौन सा है ये, और वो अपने से क्या पढ़ता है? अपने से 11वें पढ़ रहा है। मतलब फॉरेन लैंड में जाकर आप अपने धन भाव को इंप्रूव करेंगे। विदेश भूमि में जाकर अपने ना सिर्फ कुटुंब के लोग ज्यादा आपके प्रसन्न रहेंगे, कुटुंब एकत्र हो जाएगा वहां भी आपके प्रति मिलने के लिए। दूसरा, आप इसमें फॉरेन लैंड से अपने बैंक अकाउंट को हमेशा अच्छा पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका संबंध इससे भी बन रहा है, नजर यहां मार रहा है वो। क्लियर? ऋण जो भी कोई लेगा आपसे वो चुकाना पड़ेगा उसको, चाहे वो चाहे ना चाहे। हालांकि चाहेगा ही। कारण क्या है? क्योंकि इसका नेचर क्या है? बृहस्पति का नेचर है। ना चाहता है कब है? जब मान लीजिए इसका नेचर कोई क्रूर ग्रह होता है, वो खराब स्थिति में होता है, तो फिर वो ऋण ले लेता है, चुकाता नहीं है। सभी चीज को अलग अलग समझना है आप। एक तो ऋण लेने वाला, फिर ऋण लेकर ना चुकाने वाला। ऋण तो ले लेता है लेकिन हमेशा उसकी बुराई करता रहता है, ऋण लेता है हमेशा अच्छाइयां गाता रहता है। ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो सबको डिकोड करना आपको आना चाहिए। वो तब समझ पाएंगे आप जब इस घर के मालिक को भी समझेंगे आप। इस घर का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो भाई ऋण आपका आएगा ही आएगा। दूसरा, शत्रु पर विजय। बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति पर विजय होगा। सूर्य की अच्छी दृष्टि है तो मतलब अथॉरिटी भी आपका बड़ा सपोर्ट करेगी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के कई बार क्या होता है, जैसे हम केस चलता रहता है हमारा, जीत भी जाते हैं हम, लेकिन जब तक केस चलता है बस गले में फांस की तरह अटका रहता है। यानी हमें अथॉरिटी का, रिश्तेदारों का उस केस में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला। ठीक है, हम जीत जाते हैं केस हर बार, तो ये जीवन को कष्टों में बांधे रखता है। कहता है एक केस खत्म, फिर दूसरा केस लग गया। जीतते हैं हम हर बार, तो ये भी समझना है आपको हर प्रकार से। तो दोस्तों ये था कर्क लग्न के सभी भावों में सूर्य के होने का फल, और हम इसी प्रकार से हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम हर लग्न के अलग अलग भावों में सभी ग्रहों के फल को जाने। आप बने रहे हमारे साथ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। हमारा यही मकसद है कि जो ज्योतिष का निचोड़ है, सार है, सही अर्थों में आधुनिक समय के हिसाब से इसका जो इसका रेलेवेंस है वो आप तक पहुंचे। इसी कामना के साथ ये ज्ञान
पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।